Hello everyone, myself Vivek Ranjan Srivastava welcomes you at the platform of Livesmith powered by Chanakya classes. Here we are going to study the chapter Resources and Development from class 10th and hopefully this will be the last video lecture of the chapter. देखिए बाबू, इस अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो जो बातें कर चुके हैं एक बार फटाक से मैं रिकॉल कर देता हूं और फिर हम लोग अपने आगे की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हमने इस चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लैंड रिसोर्स के तमाम अलग अलग पहलुओं को देखा और समझा। और अभी हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आपको सोयल रिसोर्सेज। सोयल रिसोर्सेज में भी मैंने फॉर्मेशन ऑफ सोयल पढ़ा दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल पढ़ रहे हैं जिसमें 3 टाइप के सोयल के बारे में हम लोगों ने कल पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था, ठीक। अगला हमारा सोयल है जो कि बोर्ड पे आपको फ्लैश हो रहा है, ठीक, लेटेराइट सोयल। तो आज हम लोग अपना लेटेराइट सोयल के आगे, ठीक है, लेटेराइट सोयल से आगे की बात इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटेराइट सोयल की। लेटेराइट सोयल होता क्या है? देखिए बाबू, लेटेराइट सोयल जो है ना, ये लेटेराइट शब्द जो है ये आपको एक लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है। ये लेटर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बाबू ब्रिक। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लेटर का इंग्लिश मीनिंग जो होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट, यानी एक ऐसी मिट्टी जिसका टेक्सचर जो हो वो ईंट के तरह हार्ड हो, उस मिट्टी को हम लोग लेटेराइट सोयल कहते हैं। यानी ब्रिक के तरह दिखने वाली मिट्टी, ब्रिक के तरह फील होने वाली मिट्टी जो है उसको हम लोग लेटेराइट सोयल कहते हैं। ये मिट्टी जो है वैसे इलाकों में डेवलप होती है जिन इलाकों का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और साथ ही साथ जहां बारिश ज्यादा होती है। तो हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल वाले इलाके में, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल वाले इलाके में लेटेराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता है, ठीक। और साथ ही साथ जब किसी एक इलाके में जब बारिश ज्यादा हो रही होती है तो उस इलाके में इस मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रोसेस के जरिए होता है। हम यहां थोड़ा सा लीचिंग प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। It is a process in which the topmost layer of the soil is washed away due to the action of rain water. आप देखे होइएगा कि जब कहीं पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो आप देखिएगा अपने इलाके में भी आप समझ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं कि मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो उस पे बार बार पानी पड़ने के चलते उसका ऊपर वाला हिस्सा बह करके दूसरे जगह चला जाता है, ठीक। कई बार आप देखेंगे जनरली देहाती क्षेत्रों में, गांव के इलाकों में इस चक्कर में कई बार झगड़ा भी होने लगता है दो घर के लोगों के बीच में। हमारे घर का मिट्टी तुम्हारे घर के पास चल गया पानी के चलते, अब उसको वापस करो न तो हम झगड़ा करेंगे। तो क्या है, यही है लीचिंग प्रोसेस। मतलब ये कि बारिश के एक्शन के चलते, काफी तेज बारिश होने के चलते जब मिट्टी का सबसे ऊपर वाला लेयर बह करके चला जाता है, ठीक है, तो और जो लेयर बचता है, यानी ऊपर वाला लेयर जाने के बाद जो लेयर बचता है वो बहुत हार्ड होता है। अगर वो हार्ड नहीं होता तो वो भी बह के चला जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये अर्थ सरफेस है, सोयल है, आपको इसका लेयर मैंने यहां पे बना दिया। अब ये ऊपर वाला जो लेयर है ये सॉफ्ट पार्ट है, ठीक, और ये आपको हार्ड वाला पार्ट है। तो जब बारिश की बूंदें इस पे पड़ेंगी काफी तेज तो ये क्या करेगा, यहां टूटेगा और टूट करके पानी के साथ साथ ये लेयर भी आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। ये पूरा लेयर आपको गायब, ठीक। यानी ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो सॉफ्ट वाला लेयर था वो गायब होकर के दूसरे जगह इधर आके चला गया। अब यहां जो ये वाला लेयर बच रहा है ये लेयर हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि अगर ये भी सॉफ्ट होता ऊपर वाले लेयर के तरफ तो वो भी बारिश के पानी के चलते बह के दूसरे जगह चला जाता। अगर नहीं जा रहा इट मीन्स कि ये हार्ड लेयर है और ये हार्ड लेयर होने के चलते ये मिट्टी जो होती है लेटेराइट सॉइल बन जाती है।
आप पढ़े भी हैं कि लेटेराइट सोइल में जो उसका लेयर होता है, जो मिट्टी होती है, वो उसका टेक्सचर काफी हार्ड होता है। तो इस तरह से आपको लीचिंग प्रोसेस काम करता है, यानी हेवी रेनफॉल के चलते मिट्टी के ऊपरी लेयर के हट जाने के बाद जो लेयर बचता है वो लेटेराइट सोइल बनता है। और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत ये लेटेराइट सोइल बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला आपको आएगा कि इस मिट्टी के अंदर में ह्यूमस कंटेंसी कम होती है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली डिकम्पोजर्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, ये ज्यादा टेम्परेचर के चलते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ही नहीं, डिकम्पोजर्स रहेंगे ही नहीं, तो ह्यूमस का निर्माण होगा ही नहीं। आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के चलते ही मिट्टी के अंदर में ह्यूमस का निर्माण होता है, यानी जब चीजों का डिकम्पोजिशन होता है तो ह्यूमस बनता है। अब डिकम्पोजिशन कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने की स्थिति में, यानी ज्यादा टेम्परेचर के चक्कर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अनुपस्थिति में ह्यूमस का बनना संभव नहीं हो पाता है। ठीक, अगर आप देखें तो इस मिट्टी को, ठीक है, कल्टीवेबल बनाने के लिए एडिक्वेट मात्रा में मेन्योर और फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत पड़ती है। ठीक, ताकि इसको कल्टीवेबल बनाया जा सके, यानी इसको कल्टीवेशन के लायक बनाने के लिए आपको मेन्योर और फर्टिलाइजर्स की काफी ज्यादा मात्रा का डोज इन्हें देना पड़ता है। ये मिट्टी जो है लेटेराइट सोइल, ये बेसिकली कर्नाटका में, ठीक, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा तथा असम के, ठीक, हिली एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट अरीड सोइल, सॉरी, अगला हमारा सोइल है क्या? अरीड सोइल। आप देखिए, अरीड सोइल जो होते हैं ना, ये इनका कलर रेड टू ब्राउन टाइप का होता है। ठीक, ये सैंडी टेक्सचर के होते हैं और इनका नेचर सेलाइन होता है, यानी ये देखने में बालू जैसा दिखेंगे और इनका नेचर जो होगा वो नमकीन होगा, सेलाइन होगा। ठीक, आई बात समझ में? कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट जो होता है इस मिट्टी के अंदर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इतना ज्यादा होता है कि यहां जो थोड़ा बहुत इस मिट्टी के अंदर में आपको पानी मौजूद मिलेगा, उसको अगर आप इवापोरेट कराते हो तो उससे आप कॉमन साल्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक, इस तरह से इस मिट्टी के अंदर में सॉल्ट की कंटेंसी होती है। ड्राई क्लाइमेट के चलते, हाई टेम्परेचर के चलते, ठीक है, इस मिट्टी वाले इलाके में इवापोरेशन जो होता है वो काफी तेज होता है, और इवापोरेशन तेज होने के चलते इस मिट्टी के अंदर में ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। ठीक, इस मिट्टी का जो लोअर होरिजन है बाबू, द लोअर होरिजन ऑफ द सोइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकड़। इसका लोअर होरिजन कंकड़ से मिलके बना होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट की मात्रा नीचे की तरफ ज्यादा हो रही होती है। जैसे जैसे इस मिट्टी के निचले वाले लेयर में हम पहुंचते जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता आ जाती है। ठीक, कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और जब इस मिट्टी के अंदर में कंकड़ की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये इस मिट्टी के अंदर में पानी का इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक, और इस मिट्टी को अगर आपको कल्टीवेबल बनाना है तो प्रॉपर इरिगेशन के बाद, प्रॉपर इरिगेशन करने के बाद आप इस मिट्टी को, ठीक है, कल्टीवेबल बना सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि ये मिट्टी जो है, ठीक है, राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के इलाकों में काफी अच्छे तरीके से कल्टीवेबल बन चुकी है, क्योंकि वहां इरिगेशन का प्रॉपर साधन डेवलप कराया जा चुका है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल। अगली मिट्टी और लास्ट टाइप की जो मिट्टी है भारत में पाई जाने वाली, ये फॉरेस्ट सॉइल है। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखते हैं। ये सॉइल जो है वो भारत के हिली और माउंटेनियस इलाके में पाया जाता है, जहां पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट की मात्रा अवेलेबल हो, यानी जहां रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां उन इलाकों में, हिली और माउंटेनियस इलाकों में ये मिट्टी काफी कॉमन होती है, काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक, जैसे जैसे माउंटेन का इन्वायरमेंट बदलता है इस मिट्टी का टेक्सचर भी बदलता है।
यानी माउंटेन इन्वायरमेंट बदलने के चलते इस मिट्टी का टेक्सचर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता जाता है। ठीक, वैली साइड्स में जब हम रहते हैं, घाटी वाले इलाके में जब हम लोग रहते हैं तो इस मिट्टी का टेक्सचर लोमी और सिल्टी होता है। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग अपर स्लोप के तरफ बढ़ते हैं तो ये मिट्टी कोर्स ग्रेन्स की तरह डेवलप हो जाती है। ठीक, यानी जब आप वैली साइड में रहेंगे तो लोमी और सिल्टी टाइप की मिट्टी रहेगी, और जैसे जैसे अपर स्लोप्स, पहाड़ के अपर स्लोप्स वाले इलाके में पहुंचते हैं तो उधर ये मिट्टी जो होती है वो कोर्स ग्रेन टाइप की हो जाती है। ठीक, वैसे इलाके, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे इलाके जो स्नो कवर्ड होते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ के जो स्नो कवर्ड वाले इलाके होते हैं, इस मिट्टी के अंदर में, ठीक है, डेनुडेशन प्रोसेस काम करता है और इस मिट्टी के अंदर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते ह्यूमस कंटेंसी काफी कम हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में। और घाटियों के जो लोअर पार्ट में जब ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, बेसिकली रिवर टेरेसेस में, ठीक है, यहां आपको एलुवियल टाइप का इसका टेक्सचर रहता है, और ये मिट्टी यानी नदी घाटियों के निचले इलाकों में ये मिट्टी एलुवियल टेक्सचर की हो जाती है और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल भी हो जाती है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम लोग, अब मतलब हमारा अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल यहां पे खत्म, अब हम लोग सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक, तो देखिएगा जरा, सोइल इरोजन क्या होता है इसको हम आपको डिफाइन करेंगे। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल ड्यू टू द एक्शंस ऑफ डिफरेंट नेचुरल फोर्सेज इज नोन एज सोइल इरोजन। यानी अलग अलग नेचुरल फोर्सेज के एक्शन के चलते, ठीक है, जब मिट्टी के ऊपरी लेयर का कटाव हो जाता है, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, पानी के एक्शन के चलते देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अपने हिस्से से कट के पानी में गिरता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज सोइल इरोजन। यानी मिट्टी के लेयर का अपने जगह से कट जाना, हट जाना, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स। यहाँ पानी नेचुरल फोर्स है, तो इस नदी के पानी के चलते ये वाला मिट्टी का पार्ट जो है वो कट जा रहा है, दिस इज सोइल इरोजन। इसको क्या कहोगे आप? सोइल इरोजन। यानी अपने नॉर्मल नेचुरल जगह से मिट्टी का दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाना, इट्स सोइल इरोजन। ये होता है डिफरेंट नेचुरल फोर्सेज के एक्शंस के चलते। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेनुडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिजायर्ड डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन। ठीक, देखिए ये आपको ये वीडियो के रूप में भी आपको ये दिखाया जा रहा है। देखिए ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ये मिट्टी का लेयर था, पानी आया, काफी तेज गति से ये पानी आया और इस मिट्टी को अपने साथ लेके चल गया। देखिए यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा आपको, यानी जहां जहां इस पानी का फोर्स काम करेगा वहां वहां इस मिट्टी का कटाव हो जाएगा। यानी मिट्टी का कटाव इज सोइल इरोजन। ये वीडियो के माध्यम से आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? आई थिंक अब वीडियो देख करके इसमें ये लाइव एक्शन देखने के बाद आप सोइल इरोजन को और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि मिट्टी के लेयर का नेचुरल फोर्सेज के एक्शन के चलते कट जाना, अपने जगह से हट जाना। देखिए लगातार ये मिट्टी अपने जगह से हटती जा रही है और वाटर का एरिया जो है वो उस तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सोइल इरोजन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोइल इरोजन के कारण क्या है ये देखेंगे। ठीक, अब ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते सोइल इरोजन बढ़ता है। जैसे अब कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सोइल इरोजन को बढ़ावा देती हैं? तो सबसे पहली एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सोइल इरोजन को बढ़ावा देती हैं। बारी बारी से हम थोड़ा सा इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन आप अच्छे से समझते हैं, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एट द लार्ज स्केल। यानी जब बड़े लेवल पे हम अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को काटते हैं,
देखिए पेड़ क्या करते हैं, अगर आप पेड़ की बात करो, ठीक है, तो पेड़ जो होते हैं अपने आसपास की मिट्टी को, ठीक, अपने आसपास की मिट्टी को, इनकी जड़ें जो होती है ना, ये पेड़ की जड़ें हो गई, ये मिट्टी हो गया, इसको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है इसको। और अगर पानी आए भी, ठीक है, पानी अगर आता भी है तो ये जड़ें जो है इस मिट्टी को छोड़ती नहीं है। आप पिछले भी जो वीडियो चल रहा था अभी स्क्रीन पे, उसमें आपने क्या देखा, वहां कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था, नथिंग एट ऑल। तो वहां की मिट्टी पानी से डायरेक्ट संपर्क में आ रही थी, जिसके चलते पानी का फोर्स इजीली उसको तोड़ दे रहा था। लेकिन यहां अगर पानी आएगा भी तो यहां का जो सरफेस है, यहां की जो मिट्टी है, उसको ये पौधे की जड़ें पकड़ के रखी हुई है, ये छोड़ेंगी नहीं। तो पेड़ जो होते हैं वो सोइल इरोजन से हमें बचाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के चलते पेड़, जब यहां से मान लीजिए ये एक आपको सोइल का पोर्शन दिख रहा है और ये एक सोइल का पोर्शन दिख रहा है जहां पे कोई पेड़ है ही नहीं, एकदम ये खाली है। अब ये पानी अगर यहां से आएगा बाबू, तो इसको तोड़ कर लेके चल जाएगा अपने साथ। तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ पेड़। लेकिन डिफॉरेस्टेशन के चलते पेड़ खत्म हो रहे हैं और पेड़ खत्म होने के चलते सोइल इरोजन बढ़ रहा है। अगला था ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में हम समझेंगे क्या, देखिए, यानी हम क्या करते हैं कि अपने जानवरों को पालते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनके चारे का कोई अल्टरनेट व्यवस्था किए बिना हम अपने घास के मैदानों में उनको लगातार ज्यादा से ज्यादा चराने का काम करते हैं। ले गए घास के मैदान में, छोड़ दिया एकदम, और वो उसी मैदान का घास खाए जा रहे हैं। अब यहां पे हम इमेजिन करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, मान लीजिए हम दो इलाके लेते हैं, दो इलाके लेते हैं, ठीक है, यहां पे एक इलाका ले लिया और एक रीजन ये ले लिया। यहां पे घास का मैदान है, घास मौजूद है, ठीक, घास का मैदान है ना, तो यहां घास मौजूद है, ठीक ना। लेकिन इस रीजन में देयर इज नो एनी ग्रासेज, यहां घास नहीं है, नहीं मौजूद है। अब देखिए, यहां अगर बाढ़ का पानी आता है तो ये घासों में लिपट जाएगा ये पानी, ठीक, यानी घासों पे ये असर करेगा, इसका फोर्स जो होगा वो घासों पे पड़ेगा। लेकिन यहां पे एट द सेम टाइम अगर यहां पे बाढ़ का पानी आता है बाबू, तो ये डायरेक्ट मिट्टी को कांटेक्ट करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या कि ये घास जो होते हैं वो ऐसे लिपट जाते हैं, पूरा मिट्टी को ढक देंगे और पानी इनके ऊपर से होके बह के निकल जाएगा, मिट्टी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा में ये घास में इस नदी के पानी के साथ जो एलुवियम आया था वो फंस के यहीं पे रुक जाता है। यानी घास ना केवल इरोजन से बचाते हैं, एट द सेम टाइम वो डिपोजिशन ऑफ मिट्टी को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक, डिपोजिशन ऑफ सोइल को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर घास का मैदान कहीं पे नहीं है तो यहाँ का लैंड सरफेस डायरेक्ट जो होगा वो आपको पानी से के संपर्क में आएगा और पानी इजीली इसको काट के लेके चली जाएगी। सोइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है घास, पानी के साथ लिपट करके पानी के फोर्स को रोक देते हैं, मिट्टी को कटने से बचाते हैं और साथ ही साथ डिपोजिशन को भी बढ़ावा देते हैं। तो एक तो पुरानी वाली मिट्टी बची रही और दूसरा नया लेयर भी आता रहा। आ रही बात समझ में? इस तरह से तो ओवरग्रेजिंग करने से घास खत्म हो जाते हैं और घास खत्म होने के बाद वहां सोइल इरोजन बढ़ जाता है। ठीक, माइनिंग करते हैं हम, माइनिंग, तो माइनिंग करते में तो पूरा एकदम से अर्थ सरफेस है इसको एकदम गड्ढा करके छोड़ देते हैं हम लोग। अब क्या होता है जब बारिश हो या बाढ़ का पानी आए तो इन गड्ढों में पानी भरता है, ठीक है, जो मिट्टी को कमजोर करता है और यहाँ की मिट्टी आराम से इजीली इरोड हो जाती है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने पढ़ाया है सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सोइल इरोजन को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये सोइल इरोजन को दिखाता हुआ पिक्चर है, ठीक है। कुछ नेचुरल फोर्सेज भी होते हैं जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये भी सोइल इरोजन को काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। बाढ़ का पानी जहां जहां भी पड़ेगा वहां पे वहां की मिट्टी को तोड़ देगा
अभी जो वीडियो चल रहा था उसमें आपने देखा था, वो नदी का पानी था, कैसे अपने किनारे की मिट्टी को धीरे धीरे करके इरोड कर रहा था। हवाएं चलती हैं तो जो मिट्टी के ऊपरी लेयर का सबसे ऊपर वाला जो डस्ट पार्टिकल होता है वो विंड के चलते क्या होता है, अपने जगह से डिस्प्लेस होता जाता है, यानी हवा से उड़ के वो दूसरे जगह चला जाता है। यानी इस जगह के लेयर का ये मिट्टी जो है वो हवा के चलते गायब हो जाता है। डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एक जगह पे मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये विंड, वाटर, ठीक है, ये सब नेचुरल फोर्सेज जो हैं ये भी सोयल इरोजन को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक, आगे देखेंगे वहीं पे आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि रनिंग वाटर जो होता है ना वो क्या करता है, मिट्टी के पार्ट को तोड़ देता है, ठीक, और तोड़ने के बाद डीप गलीज का निर्माण करता है, जिसके चलते लैंड जो है वो काफी ज्यादा अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, और इसी लैंड को हम लोग बैडलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, आई बात समझ में। और चंबल बेसिन जो इलाका है, चंबल नदी का जो इलाका है भारत में, उस नदी के इलाके की ऐसी मिट्टी जो वाटर फॉलिंग ऑफ वाटर के चलते जिनका इरोजन हो गया है उसको हम लोग रेवाइंस कहते हैं। चंबल बेसिन में इरोडेड इलाके को क्या कहते हैं बाबू, रेवाइंस कहते हैं। ठीक, ये जो गली के रूप में ये जो इरोजन हुआ था, इस इरोजन का एक अपना स्पेशल नाम है जिसको गली इरोजन कहते हैं। यहां गली इरोजन का फोटो एक दिखाया गया था, पीछे करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये गली इरोजन है। होता क्या है कि जब वाटर का बहाव होता है, पानी का बहाव होता है काफी तेज किसी एक इलाके में, तो वो अपने आगे पड़ने वाले सरफेसेज को तोड़ती जाती है और तोड़ तोड़ करके ऐसे गली का निर्माण कर देती है। देखिएगा ये गली के तरह दिख रहा है, दोनों अपना किनारा होगा और उसके बीच में ये गली का निर्माण होता जाता है। और यहाँ ये मिट्टी, इस गली की मिट्टी की पूरी बह करके दूसरे जगह चली जाती है। तो गली का निर्माण करते हुए जब वाटर फ्लो के चलते एक जगह का इरोजन होता है तो उस इरोजन को हम लोग गली इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको गली इरोजन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, एक और दूसरा इरोजन होता है सीट इरोजन। ये सीट इरोजन क्या होता है ये समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम एक आपको, आप घर में बेड पे सोते हैं तो बेड में अलग अलग लेयर होता है। सबसे नीचे सबसे मोटा वाला गद्दा, उससे पतला वाला गद्दा, और सबसे ऊपर होता है बेडशीट। तो देखना बाबू, कुछ लोगों को इस तरह से सोने की आदत होती है कि वो सवेरे जब सो के उठेगा तो अपने साथ साथ बेडशीटवा को लेके उठेगा। इतना जबरदस्त वो रात भर में घूम घूम के बिछौना पे सोए रहते हैं कि पूरा बेडशीट उनके शरीर में लिपट जाता है। सवेरे उठेंगे बेडशीट ले ले उठ गए। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि उस बेड पर से आपने सबसे ऊपर वाले लेयर को हटा दिया। तो ठीक उसी तरह जब एक इलाके में जब पानी के बहाव के चलते मिट्टी का सबसे ऊपर वाला लेयर गायब हो जाता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो सबसे कमजोर लेयर होता है मिट्टी का, तो वो गायब अगर हो जाए सीट के रूप में, उस इरोजन को सीट इरोजन कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बिछावन पर से चद्दर का गायब होना, उसी तरह मिट्टी का अलग अलग लेयर बना हुआ है, उस लेयर में सबसे ऊपर वाले लेयर का गायब होना इज सीट इरोजन। गली इरोजन और सीट इरोजन आप समझ गए, ठीक है। यहां पे सीट इरोजन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि जब एक सीट से होकर के जब एक नदी का पानी या फिर कोई भी वाटर बॉडी का पानी बहता है तो वो कंप्लीट उस सीट को ही गायब कर देता है, सबसे ऊपर वाले लेयर को गायब कर देता है, उसी को सीट इरोजन कहते हैं। ठीक, विंड इरोजन भी होता है, यानी जमीन का वैसा इलाका जहां की मिट्टी हवा के एक्शन के चलते इरोड हो जाती है उसको विंड इरोजन कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। देखिए, खेती करने के रॉन्ग मेथड्स, जो डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है, हमारे इरोजन को बढ़ावा देते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग रॉन्ग, गलत तरीके से अगर प्लाविंग करते हैं
यानी खेत को जोतने का भी अपना एक स्पेशल तरीका होता है। अगर उस तरीके से हम अपने खेत का जुताई नहीं कर रहे हैं तो इरेगुलरिटीज आ जाती है उस सोइल सरफेस के ऊपर, जिसके चलते बाढ़ के पानी से, हवा के चलते काफी आसानी से वो मिट्टी वहां का क्या होता है, इरोड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको रॉन्ग फार्मिंग मेथड जो है वो भी आपको सोइल इरोजन में काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोइल कंजर्वेशन। अब हमारा अगला नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सोइल कंजर्वेशन, यानी आप अपने मिट्टी को इरोड होने से कैसे बचा सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स लिखे गए हैं जो, ठीक है, सोइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। जैसे आप अपने इलाके का वाटर का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करिए, आप सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक, उसके बाद ठीक तरीके से प्लाविंग करिए। टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में बेसिकली ये अपनाया जाता है। क्रॉप रोटेशन भी सोइल की क्वालिटी को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है। कवर क्रॉपिंग, यानी आप एक जगह की मिट्टी को क्रॉप्स के जरिए ढक करके नया स्ट्रक्चर बना दीजिए कि अगर पानी आता भी है या हवा आता भी है तो उसका टकराव किससे हो, डायरेक्ट मिट्टी से ना होके ऊपर पौधे से हो। ठीक, तो इन सब तमाम तरीकों को अपना करके आप अपने मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग मेथड्स को हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्लाविंग। ये कंटर प्लाविंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कंटर प्लाविंग क्या होता है ये समझिए। ये पानी को, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक ये पैच ऑफ लैंड है, अब एक इसमें अलग अलग कंटर बना करके प्लाविंग करना, एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्लाविंग करना, ताकि, ठीक है, ये पानी के फ्लो को डी एक्सेलरेट कर सके। यानी इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बना होना कि पानी को ऐसे, ठीक, अलग अलग मतलब अवरोधों को पार करते हुए बहना पड़े, डायरेक्ट नहीं बहे। डायरेक्ट बहेगा तभी मिट्टी के डायरेक्ट कनेक्शन में आएगा, जिसके चलते आपका वहां के मिट्टी का कटाव होगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म अगर बना रहेगा तो उस पानी को बहने में थोड़ा दिक्कत होगा, कम फोर्स काम करेगा, जिसके चलते आप अपनी मिट्टी को इरोड होने से बचा सकते हैं। तो कंटर प्लाविंग जो है एक बेस्ट तरीका है सोइल कंजर्वेशन का। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में टेरेस बना करके, जैसे आप नॉर्मल पहाड़ का ऐसा शेप देखते हैं, लेकिन अगर इसी पहाड़ को हम इस तरह से डेवलप कर दें, ये टेरेसेस बना दें, ठीक है, तो अब इसके ऊपरी इलाकों से अगर पानी होकर के बहेगा तो इसको टेरेसेस से हो करके गुजरना पड़ेगा। आप देखते हैं हम लोग छत पे भी अपना टेरेस बनाते हैं, चलते हैं टेरेस पे, थोड़ा बैठ के एंजॉय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो कहने का क्या मतलब कि आपका घर है, उसका एक पूरा बड़ा सा छत है और उस छत पे भी एक रूम बना दिया, ठीक है, इस तरह से, तो वो बन जाता है आपको टेरेस। तो पहाड़ी इलाकों में भी जब पहाड़ों को इस तरह से इस स्ट्रक्चर में डेवलप कर दिया जाता है तो ये बन जाता है टेरेस। और यहाँ पे हम फार्मिंग कर देते हैं, ठीक, फसल लगा देते हैं, तो होता क्या है कि पानी को रुक रुक के गिरना पड़ता है। डायरेक्ट यहाँ पे पानी जो गिरेगा वो डायरेक्ट चलेगा, जो यहाँ के सरफेस को तोड़ता हुआ चलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लोप से होके गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे पानी का फोर्स कम लगेगा और यहाँ की मिट्टी बच जाएगी इरोड होने से। तो ये भी एक बेहतर तरीका है टेरेस फार्मिंग, जो सोइल कंजर्वेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक, आगे देखेंगे कि हम लोग बड़े बड़े खेतों को स्ट्रिप्स में बदल सकते हैं, स्ट्रिप्स में बदल करके, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग करके भी, ठीक है, हम अपने मिट्टी को क्या कर सकते हैं, इरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक, स्ट्रिप बना देने से क्या होता है, ये स्ट्रिप्स जो बनते हैं खेतों के अंदर में, ये विंड के फोर्स को कम करते हैं और हवा के फोर्स के कम होने के चलते मिट्टी जो है वो इरोड होने से बच जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट बना करके भी हम लोग अपनी मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं ये देखिएगा। देखो, जैसे देखेंगे आप
एक बड़ा सा खेत होता है, इस खेत के चारों बाउंड्री के किनारों पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। यानी इन पेड़ों को जो खेतों के बाउंड्री लाइन पे चारों तरफ से लगा दिए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग शेल्टर कहते हैं। और जब आप अपने खेत को, अपने फील्ड को इस स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेते हो तो आप कहते हो कि हमने अपने खेत के चारों तरफ शेल्टर बेल्ट बनाया हुआ है। अब शेल्टर बेल्ट जो होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ लग गए, अब इधर आने वाली हवाओं को ये मिट्टी से संपर्क होने से रोक देते हैं। तो हवा का असर अब इस खेत की मिट्टी पे ना पड़ के उन पेड़ों पे पड़ता है, जिसके चलते फायदा ये होता है कि हमारा वहां का मिट्टी जो है वो कंजर्व रहता है, इरोड होने से बच जाता है। तो शेल्टर बेल्ट बनाना भी एक बेस्ट तरीका है क्या करने के लिए, अपने सोयल कंजर्वेशन के लिए। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सोयल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। बाबू, अब आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था, इसको मैंने सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक चीज को, चैप्टर के हर छोटे छोटे चीज को मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, पूरी अपनी एनर्जी लगाई है। ये उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, और आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में भी आएगा और आप एग्जामिनेशन में बेस्ट करोगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके बाबू, थैंक यू वेरी मच।